हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉकनोमे में। मैं अनमोल तनेजा, मैं एमआईटी बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर अखिल स्वामी का छात्र था। तो मैंने अपनी एमबीए के टाइम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की शिक्षा प्रोफेसर अखिल स्वामी सर से ली थी। तो जब मैंने एमबीए करी तो मुझे ये महसूस हुआ और अखिल सर की भी इच्छा थी कि क्यों ना हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोगों को निवेश के बारे में बताएं साधारण भाषा में। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके पहले एपिसोड में हमने बताया कि निवेश की आवश्यकता क्या है, और ये सीरीज का दूसरा एपिसोड है। और आज मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी से जानना चाहूँगा कि सर बताइए कि निवेश के अलग अलग विकल्प क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। तो निवेश में कौन सा निवेश किस टाइम पे करना चाहिए तो जिससे सबसे ज़्यादा लाभ हो निवेशक को, और निवेश करते करते हुए निवेशक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो वेलकम अखिल सर, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, वास्तविकता में निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप सोने में पैसा लगा सकते हैं, आप चांदी में पैसा लगा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, आप कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे प्रकार के हैं। तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जैसे पहली एपिसोड में हमने कहा था कि जो भी निवेश के विकल्प हैं ये एक साइन कर्व को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, और जितने भी निवेश के विकल्प हैं इनके जो साइन कर्व हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। ये हो सकता है कि एक चीज ऊपर जा रही है दूसरी चीज नीचे जा रही है। जैसे आज के तारीख में अगर सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और क्रूड के दाम गिर रहे हैं, इक्विटी में बहुत ज्यादा परिवेश अच्छा न होने के बावजूद इक्विटी में पैसा आ रहा है और इक्विटी के दाम बढ़ रहे हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ये जो निवेश के विकल्प हैं इनका एक साइन कर्व है। तो जो भी निवेशक है उसको इन साइन कर्व का ज्ञान होना आवश्यक है, और उसको ये जानना आवश्यक है कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटती हुई घटनाओं का निवेश के विकल्प पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई निवेश करता है तो उसके पास तीन बिंदु होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो उसका जानकार हो ना हो, लेकिन वो तीन चीजों का ध्यान रखना उसके लिए आवश्यक है। पहला जो है वो है रिटर्न, दूसरा है रिस्क, और तीसरा है लिक्विडिटी। देखिए, वास्तविकता में कोई भी निवेशक जो पैसा लगाएगा उसकी इच्छा होगी कि वो पैसा बहुत ज्यादा कमाए, लेकिन केवल रिटर्न देखना ही बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। रिटर्न के साथ साथ ये भी देखना आवश्यक है कि जो वो निवेश के विकल्प हैं उसमें रिस्क कितना है और इसकी लिक्विडिटी क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रियल एस्टेट में हो सकता है कि रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हों तो आपको रिटर्न अच्छा मिले, लेकिन हो सकता है कि उसकी लिक्विडिटी ना हो। अभिप्राय ये कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आपको वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की मिले, और जब उसी प्रॉपर्टी को आप बेचने जाएं तो वो आप 60 लाख के दाम आपको मिले, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, इक्विटी मार्केट में अगर आप लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप का मतलब जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो, लार्ज कैप का मतलब लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शेयर के प्राइस 10 रुपए हैं और 1 लाख शेयर्स उसमें फ्लोट करते हैं तो 10 लाख का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। तो वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है वो लार्ज कैप हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है मध्यम वर्ग का है वो मिड कैप हैं, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कम है वो स्मॉल कैप हैं। अब प्रश्न यह है कि जो लार्ज कैप हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप रिलायंस का शेयर बेचना चाहें या खरीदना चाहें तो कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हमेशा फ्लोट होते हैं। रिटर्न कम हो सकता है लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका रिटर्न ज्यादा हो, लेकिन आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन होगा वो लार्ज कैप में उतना ज्यादा नहीं होगा जितना स्मॉल कैप में होगा। तो स्मॉल कैप में रिटर्न भी ज्यादा होगा और रिस्क भी ज्यादा होगा। तो जब भी निवेश करें आप, तो आपको यह ध्यान देना आवश्यक है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। देखिए, हर इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा रिस्क चाहिए और ज्यादा रिटर्न चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम रिटर्न पे खुश हो जाते हैं, उनको लेकिन रिस्क कम चाहिए। तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है, उसके अनुसार आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है। आपने ये देखा कि जो इक्विटी में अगर पैसा आ रहा है, क्योंकि देखिए टोटल फ्लोटिंग पैसा जो मार्केट में है वो एक नियत है। मान लीजिए जो भी पैसा है वो मान लीजिए $10 ट्रिलियन है। जहां पे लोगों को लगेगा कि चीजों में फायदा ज्यादा होगा वहां वो पैसा जाएगा, और जहां उन्हें लगेगा कि लाभ कम होगा वहां से पैसा जाएगा। तो जहां पैसा जाएगा उसके दाम बढ़ जाएंगे और जहां से पैसा जाएगा वहां दाम कम हो जाएंगे। जैसे आज की तारीख में जो डेट मार्केट है, आप देखें विश्व भर में जो इंटरेस्ट रेट है वो या तो 1-2% है या नेगेटिव भी है। साउथ कोरिया और जापान जैसे देश में जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। तो वहां का निवेशक क्या करे? अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाए तो उसको नेगेटिव रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर इक्विटी में पैसा लगाए तो संभावना है कि उसको कोई रिटर्न मिले। तो मानी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पैसा डेट मार्केट से फ्लो करके इक्विटी मार्केट में जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे तो लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी में रिस्क है, डेट में उतनी रिस्क नहीं है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, आप रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी को देखते हुए आप निवेश करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और आप डेट इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप आरबीआई बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन रिस्क भी कम होगा। आपका पैसा डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। लेकिन अगर वही आप बैंक एफडी में पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क बढ़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के एफडी में पैसा लगाएंगे, लिस्टेड कंपनी A++ की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न और ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क और ज्यादा हो जाएगा। अगर आप एक प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी या डाउनग्रेडेड कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको, निवेशक को यह आवश्यक है ये देखना कि उसको क्या रिटर्न चाहिए और उसके साथ क्या रिस्क लेने की उसकी खुद की पर्सनालिटी ट्रेट है। तो दूसरी बात तो ये हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स हैं उनका इन निवेश के विकल्पों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आज की तारीख में वर्ल्ड इकोनॉमी कोरोना की वजह से समस्या में है, चाइना अमेरिका के ट्रेड वॉर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी समस्या में है। जब वर्ल्ड इकोनॉमी समस्या में होगी तो लोग अपना पैसा सेफ हेवन में लगाएंगे। सेफ हेवन का मतलब सोना चांदी, क्योंकि सोना चांदी ऐसा निवेश है जिसकी लिक्विडिटी भी ज्यादा है और जिसको जब चाहे आप बेच सकते हैं। तो लोग जो अपना पैसा है, तो पैसा कहां से फ्लो करेगा? पैसा डेट मार्केट से फ्लो करेगा। और अगर लोगों को इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होंगी तो पैसा फ्लो करके गोल्ड और सिल्वर में जाएगा। गोल्ड सिल्वर में जाएगा तो गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब निवेश के विकल्पों का ध्यान निवेशक रखे तो उसको अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आज के तारीख में क्रूड के दाम कम क्यों हो रहे हैं? क्रूड के दाम इसलिए कम हो रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि रिसेशन है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी 3.2% से बढ़ रही थी, अब संभावना है कि या तो 0% से बढ़ेगी या वो नेगेटिव जोन में भी जा सकती है। तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छा काम नहीं करेगी और तेल की डिमांड नहीं होगी, तो तेल की डिमांड न होने से जो तेल के दाम है वो गिरेंगे, क्योंकि किसी भी चीज के दाम दो चीजों पे निर्भर करते हैं, उसकी डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो दाम बढ़ते हैं। जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो उसके दाम गिरते हैं। तो ये प्रश्न है, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कौन से विकल्प हैं। पहली बात, कौन से विकल्प हैं, उसमें रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी का क्या प्रोफाइल है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सोने में निवेश करते हैं। अब मैं एक क्षमा मांग लेता हूं, जो मेरे श्रोतागण हैं, जो मेरे छात्र हैं, जिनका सोने और चांदी का व्यापार है, जिनकी दुकानें हैं और ज्वेलरी में वो काम करते हैं, तो उनसे क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो सोने चांदी में निवेश है ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज्यादा खराब है, नेगेटिव है।
क्योंकि जो सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट है ये डेड इन्वेस्टमेंट है। लोग सोना चांदी खरीद के उसको लॉकर में डाल देते हैं या घड़े में रख के उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं, जो डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर यही पैसा इक्विटी या डेट मार्केट में जाता है, अगर बैंक की एफडी में जाता है, इक्विटी मार्केट में जाता है, तो देश की इंडस्ट्री को फायदा होता है। जो अनुमान है, अनमोल जो अनुमान है, वो ये कहता है कि हिंदुस्तानियों के पास घरों के अंदर रखा हुआ सोना है, उसका अनुमानित मूल्य जो है वो $16 बिलियन है, और हमारी जीडीपी जो है वो 2.3-2.4% बिलियन डॉलर्स की है। इसका मतलब यह है कि देश में जमा सोना और जो हमारे भारतीयों का सोने के प्रति लगाव है, अगर ये सोना न खरीदा जाए, अगर ये बिक जाए और ये सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट में और डेट मार्केट में आ जाए, तो देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। अब आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने एक सोने का हार खरीदा 1 लाख रुपए, 15% की उसमें मेकिंग चार्जेस दिए, उसमें कुछ और चीजों का समावेश हुआ। लेकिन आप, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सोने को बेचना अशुभ माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग सोना नहीं बेचते। लेकिन अगर उस सोने को बेचने आप निकलेंगे तो पहली बात तो उस सोने को कोई खरीदेगा नहीं, और जैसे ही आप बेचने जाएंगे तो ये जो 15% का मेकिंग चार्जेस हैं और बाकी जो उसके चार्जेस हैं वो कट जाएंगे। तो आपको पता चलेगा जो 1 लाख रुपए का आपने निवेश किया था उसके बदले आपको 80,000 रुपए मिला। लेकिन उसके भी विकल्प हैं। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आप गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उसमें इस प्रकार की कटौती की कोई संभावना नहीं होगी, और जब आप बेचना चाहेंगे उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा, जब आप खरीदना चाहेंगे तब आपको पैसा मिल जाएगा। निवेश के विकल्प में अगर आपको इक्विटी मार्केट के बारे में ज्ञान है, अगर आप अध्ययन कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स को पढ़ सकते हैं, उनका विवेचना कर सकते हैं और उसका इक्विटी मार्केट से क्या संबंध है उसको समझ सकते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट में खुद निवेश करें। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के हैं, आप देखें उसमें आपके ईएलएसएस फंड्स हैं जिसमें इक्विटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसमें जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उसमें भी इक्विटी की मार्केट ज्यादा होती है, जो डेट फंड्स हैं उसमें इक्विटी कम होती है, डेट ज्यादा होता है। तो इक्विटी और डेट का मिश्रण करके जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए एक ऐसा म्यूचुअल फंड का इंस्ट्रूमेंट बनाता है जिससे कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क और रिटर्न को चाहते हैं तो वो इक्विटी का मात्रा ज्यादा रखेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न चाहे कम हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, तो वो बहुत ज्यादा इक्विटी का समावेश नहीं करेगा, उसमें डेट रिटर्न रखेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये दूसरे एपिसोड में जो समझाने की बात है कि ये जितने भी विकल्प हैं, ये सारे विकल्प जो हैं ये भी उतार चढ़ाव से पीड़ित हैं, और इन उतार चढ़ाव में अगर आप इंटरनेशनल इवेंट से इनके तारतम्य को समझने का प्रयास करें और आपके अंदर समझने की क्षमता हो, तो आप जब उसका साइन कर्व का बॉटम हो तो आप पैसा लगाएं, और जब उसका टॉप हो तो उसको बेच लें। जैसे वॉरेन बफेट ने क्या कहा, उन्होंने, और जो मूल सिद्धांत है, जो निवेश का मूल सिद्धांत है, वो कहते हैं कि when the market is panicky be greedy and when the market is greedy be panicky। मतलब ये है कि जो निवेश के विकल्प हैं वो साइन कर्व को फॉलो करते हैं, और जब किसी भी निवेश में बहुत ज्यादा यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, तो उसके गिरने का समय शुरू हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में कहते हैं नहीं अब इसमें निवेश नहीं करेंगे, तो वो समय होता है जबकि उसमें निवेश किया जाए। व्हेन द मार्केट इज पैनिकी, जब मार्केट पैनिकी हो तो निवेशक ग्रीडी हो, और जब मार्केट ग्रीडी हो तो निवेशक को फियरफुल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी निवेश के विकल्प हैं उनका अध्ययन करते हुए, उसको जानते हुए, उनके साइन कर्व की विशेषताओं को समझते हुए आपको निवेश करना है। जैसे आज की स्थिति है, आज जो मार्केट की स्थिति है, जैसे मार्केट में 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विटी में, एक डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, एक एग्रेसिव स्टॉक्स हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स का क्या मतलब है? डिफेंसिव स्टॉक्स का मतलब यह है कि वो विकल्प जो कि एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमी कितना भी खराब करे, जीडीपी कितनी भी नेगेटिव हो जाए, लोग टूथपेस्ट यूज करना बंद नहीं करेंगे, लोग दवा खाना बंद नहीं करेंगे, लोग आटा खाना बंद नहीं करेंगे। तो इकोनॉमी चाहे अच्छी हो या खराब हो, एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल अच्छा करेंगे।
लेकिन अगर इकोनॉमी की संभावना है कि बहुत अच्छा करेगी तो लोग एग्रेसिव स्टॉक्स में जाएंगे, व्हाइट गुड्स में जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएंगे, तो पैसा फ्लो करेगा। जब लोगों को लगेगा इकोनॉमी खराब होने वाली है तो वो डिफेंसिव सेक्टर की तरफ पैसा ले जाएंगे, और जब उन्हें लगेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छा करने वाली है तो एग्रेसिव सेक्टर्स की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो मेरा अभिप्राय यह है, सेकंड एपिसोड में जो लोग हैं, विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन इन विकल्पों का रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी का प्रोफाइल समझते हुए और जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं उनका इन पे क्या इंपैक्ट होता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे मान लीजिए आज की तारीख में, और इंटरेस्ट रेट हिंदुस्तान में मान लीजिए 10% हो जाए और आपको बॉन्ड मार्केट में 10% का रिटर्न मिलने लगे, तो लोग 10% में पैसा लगाएंगे, वो इक्विटी मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे। लेकिन अगर आप डेट बास्केट में पैसा लगाते हैं और आपको 5-6% का रिटर्न मिलता है और आपको ये संभावना लगती है कि इक्विटी मार्केट में 10% का रिटर्न मिल जाएगा, तो मानी बात है कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो ये है जो कि डिफरेंट विकल्प हैं, और इसके बारे में अगले जो एपिसोड्स होंगे धीरे धीरे करके शनह शनह हम आपको बताएंगे कि इन विकल्पों की क्या, हम कोई टिप नहीं देंगे, हम कोई शेयर खरीदने बेचने की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उचित नहीं है। हम केवल जो श्रोता हैं और एमबीए के स्टूडेंट जिनको किताबों से बहुत ज्यादा समझने में समस्या होती है, अगर इस सीरीज को देखेंगे एमबीए के स्टूडेंट्स, तो जो उनकी मूल समझने की समस्या है उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। अखिल सर, आपने रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ काफी अच्छे से बताया, और आने वाली एपिसोड में हम और चीजें लाएंगे। आशा करते हैं कि निवेशकों को हमारा ये शो पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये शो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू अखिल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।